गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। जब घर में शादी की तो घर छोड़ के पहाड़ियों पे भाग गया, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई। हमने जब जिम्मेदारी दी उसे देश की तो देश छोड़ के विदेश भाग गया। अरे ऐसा गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री बनाया यार, हमसे तो बड़ी भूल हो गई। इस चाय वाले को तो हम समझ ही नहीं पाए थे। और वो अमित शाह कहता है मैं आंगन में खेती करता हूं, हमें पता है मोदी जी भी आंगन में खेती करते। अपने आंगन में अगर पानी डाल दिया होता ना तो आज बाहर बाहर नहीं घूम रहे होते। राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति करना बंद कर दीजिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है। शंकराचार्य बैठे हुए, महामंडलेश्वर बैठे हुए, उन्हें धर्म के विषय में बोलने दीजिए। आपका कोई अधिकार नहीं है। और जो राम के नाम पे डराता है वो मां बेकार आदमी है, क्योंकि राम का चरित्र जो था उसको वर्णन कीजिए। राम चाहते थे असहायों के सहायक बने, डर को निकालें, अहंकारियों का अहम तोड़ें। ये कैसे राम के सेवक हो सकते हैं जो श्री राम का नारा इतनी जोर से लगाते हैं कि इनके मुंह से अहंकार झलकता है, और राम के नाम पे लोगों को मार रहोगे, काटोगे। ये राम का चरित्र बताओगे? मेरे राम का चरित्र तो वो था जो सुग्रीव का हाथ पकड़ के बाली से बदला ले लिया और कमजोर का सहायता बनी। आज 2% सिखों को डरा रहे हो, कभी 12% मुसलमानों को डरा रहे हो। क्या चाह रहे हो इस देश में? क्या चाह रहे हो? क्या चाहते हैं ये लोग हमारे देश के अंदर? आप ये नहीं होने देंगे। क्रांतिकारी जाग चुके हैं, क्रांतिकारी जाग चुके हैं। हम धर्म और जात से ऊपर उठकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है हमारे लिए। ये आंदोलन एक सुंदर भारत का नजारा है, जहां पर जात धर्म सब हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चल रहा है, एक दूसरे की सेवा, सहयोग और मदद। यही अमन चैन तो भारत चाहता था यार, यही तो चाहता था। मेरे सिख भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस भारत के मुझे दर्शन करा दिए जो मैं कब से देखना चाहता था। सोनिहाल शास्त्रीय काल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि सरकार जो है बातचीत करने के लिए बार बार वार्तालाप बुलाती है, किसान भाइयों जो हैं वो भी लगातार जा रहे हैं, लेकिन वार्तालाप विफल हो जाना क्या संकेत देता है? देखिए, सरकार वार्ता करने को बुला ज़रूर रही है, मगर अपने मन के कपाट बंद करके, मन के द्वार खोल कर नहीं। यदि इन्हें वास्तव में वार्ता से हल निकालना होता तो ये वार्ता को 5-5, 4-4, 6-6, 8-8 दिन के बाद नहीं रखते। ये किसानों की परेशानी को समझते हुए ये वार्ता का दौर रोज़ जारी रखते हैं। एक 4 को वार्ता हुई है, फिर 5 को होगी, 6 को होगी, 7 को होगी, 8 को होगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी किसी फैसले पर, जैसे अयोध्या राम भूमि वाला फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 68 दिन सुनवाई करी और उसके बाद फैसला दिया। यदि वाकई इन्हें किसानों की समस्याओं से सरोकार कोई होता और किसानों की समस्या से इनके मन के अंदर में कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही होती तो ये रोज़ वार्ता करते और किसानों के नेताओं को रोज़ 11 बजे का समय या तो यहाँ आते या विज्ञान भवन का या जहाँ का भी ये करते और किसानों को बुलाते और किसानों के साथ वार्ता करते। मगर ये बंद हृदय से वार्ता कर रहे हैं। सिर्फ एक लोक दिखावा है कि किसान बैठे हैं तो हमें वार्ता करनी है। जब किसानों ने अपनी पहली बैठक में एक बात कह दी थी कि हमें सिर्फ 3 कानून वापसी चाहिए और MSP के ऊपर 1 कानून चाहिए, तो उस पर वार्ता के दौर को इतना खिंचना कोई समझ ही नहीं आता कि इतने खिंचने की उसमें आवश्यकता क्या थी। तो इसलिए इस वार्ता से कोई लाभ मुझे तो लगता नहीं कि निकले, और यदि कोई निकलता है तो मैं सरकार का आभारी रहूंगा कि उन्होंने वार्ता से हमारी समस्या को सुना और हमारी समस्या का समाधान किया। सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वार्ता से जब कुछ समस्या का समाधान ही निकल पा रहा है तो फिर अगली तारीख देने का क्या मतलब बनता है? वो भी देखिए वार्ता कर सिर्फ किसान को हतोत्साहित करना है, बार बार उदास करना है, एक उम्मीद जगाकर उसको नीचे लाने का तरीका है। एक उम्मीद जगाते फिर तोड़ते हैं। वो सोचते हैं शायद उम्मीद जगा के तोड़ेंगे तो लोग किसान हताश हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि किसान वो है जो हल लगाता है खेत में, ठंडों में पानी देता है। किसान कैसे हताश कर लेंगे? किसान तो जानबूझ के जा रहा है, इनका मान रख रहा है, क्योंकि सरकार को चुना था कहीं ना कहीं जनता ने, इसलिए उसके बारे में सोच रहा है। वरना हमें भी पता है इस वार्ता से कोई लाभ नहीं होने वाला, ये वार्ता विफल ही रहनी है, क्योंकि इनको हमारा निर्णय जो होना है हमें पता है वो कैसे आना है। 26 जनवरी को जो कह दिया है टिकैत साहब ने वही होगा, और जो लाइन पे चल रहे हैं वही होगा। और मैं तो इनको बताना चाहता हूं, इनकी औकात याद दिलाना चाहता हूं, जो तमाम हिंदू अब मोदी को अपना बाप समझ बैठे हैं। इनके संस्कार देखिए आप, इनके संस्कार। किसको झांसी की रानी मानते हैं ये? कंगना राणावत को। कंगना राणावत इनकी झांसी की रानी है। कहां से निकलती है वो पता है? दे के निकलती है। और हमारी जो झांसी की रानी है ना, वो किले से निकलती है और अंग्रेजों के सर कलम करके निकलती है। वो हमारी झांसी की रानी है। इनकी झांसी की रानी की परिभाषा ये है, क्योंकि मुझे पता है आप ये व्यक्तिगत कहेंगे। व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जो अपनी माँ पे राजनीति कर दे, जो अपनी माँ को लाइन में लगा दे, जो अपने घर में माँ के पैर छुए तो कैमरा लेके जाए, उसकी निजी जिंदगी वो खुद उजागर करे तो कुछ नहीं, हम बता दें उसके तो बुरा लगता है।
हम बता रहे हैं गैर जिम्मेदार जब घर में शादी की तो घर छोड़ के पहाड़ियों पे भाग गया, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई। हमने जब जिम्मेदारी दी उसे देश की तो देश छोड़ के विदेश भाग गया। अरे ऐसा गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री बनाया यार, हमसे तो बड़ी भूल हो गई। इस चाय वाले को तो हम समझ ही नहीं पाए थे। और वो अमित शाह कहता है मैं आंगन में खेती करता हूं, हमें पता है मोदी जी भी आंगन में खेती करते। अपने आंगन में अगर पानी डाल दिया होता ना तो आज बार नहीं घूम रहे होते, बार नहीं घूम रहे होते मोदी जी। ठीक है, आपका क्या कहना है इस पे? कह रहे हैं कि इस बिल से जो है कुछ सोच समझ के लाया गया है और किसानों के हित के लिए लाया गया है, इससे बहुत फायदे हैं, तो 1-2 साल का समय दीजिए तब समझ में आएगा। समय तो इन्हें देते हुए हमें 7 साल पहले हो गए, इन्हें और कितना समय चाहिए? पहले नोटबंदी पर समय, फिर जीएसटी पर समय, अब किसान बिल पर समय। उस दिन एक इनके बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो बिल है ये किसानों के हित में आया है और किसानों को इनको समय देना चाहिए, और जो ये बॉर्डर्स पर बैठे हैं ये किसान नहीं है जो बिल का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने ये बिल बनाया वो कहाँ हल जोतते रहे, जरा वो भी बता दें कि उनकी फसल कहाँ होती रही है और कौन कौन सी फसल की खेती करते रहे। और दूसरी बात यह है कि किसानों के ऊपर उंगली आज उठा रहे हैं किसान, इसी किसान ने वोट देकर प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया है। मुझ में और मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि मैं आज एक आम इंसान, एक आम किसान हूँ, एक आम देशवासी हूँ। मुझसे गलती से वोट चला गया और उसको मिल गया और वो प्रधानमंत्री बन गया। बस इतना फ़र्क है आप में, मेरे में और मोदी में, और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। एक तानाशाही चल रही है जिस पर सवाल करने के लिए जो सवाल करता है वो देशद्रोही, उसका एक सर्टिफिकेट भाजपा वाले अपनी जेब में लेके घूमते हैं, हाथों हाथ सर्टिफिकेट साइन करते हैं, मोहर लगाते हैं और आप पकड़ाते हैं कि आज से आप एंटी नेशनल, आज से आप देशद्रोही। ऊपर से किसानों को पागल कहते हैं। इनसे ये बताओ कि हमारे बुजुर्ग जब यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो लाठी फटकार कर बता दिया करते थे कि यहाँ खोदो नीचे से पानी निकल आएगा। आज तो ट्यूबवेल नीचे से पानी निकालने के लिए हमारे बड़े बड़े मापक यंत्र है कि नीचे पानी है या नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग लाठी फटकार कर बता देते थे कि नीचे से पानी निकल आएगा, यहाँ खोद लो। तो किसान शुरू से वैज्ञानिक रहा है। ये अपनी नीति समझे, जो गौमूत्र और गोबर से कैंसर ठीक करना चाहते हैं, ये अपनी नीति खुद समझे कि ये कितने वैज्ञानिक हैं। तो इस बिल का जो है आप लोग कमी बता रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस बिल का जो है फायदे गिनाने में लगी है। तो मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि एक बार एक आदमी ने पजामा सिलने के लिए दिया उस एक दर्जी को, उस दर्जी से पजामा गलत कट गया तो उसने कच्चे के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। इस बिल पे और कुछ नहीं हो रहा। एक पजामा सिलने दिया था, वो गलत कट गया तो कच्चे के फायदे गिनाए जा रहे हैं। इस बिल में कोई फायदा नहीं है। नहीं तो खुलेआम, मैंने उस दिन भी कहा था, आप खुलेआम बहस कराओ। इनका कृषि मंत्री, हमारे किसान नेता ये बहस कर ले, वो फायदे गिना दे, हम नुकसान गिनाए थे। जो जीतेगा वो अपने आप उसके साथ। एक वार्ता के बाद 5 दिन का गैप, एक वार्ता के बाद फिर 6 दिन का गैप, तो एक वार्ता के बाद इतने दिनों का गैप देने का क्या मतलब बनता है? देखिए बार बार तारीख पे तारीख, मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा ना, वो एक तो यहाँ पे हिंसा भड़काने का तरीका है, ये इस आंदोलन को खराब करने का तरीका, जिससे सरकार को फायदा होगा इस आंदोलन को कमजोर करके। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोग यही सब हैं तो हमारे किसान नेताओं को आपके ही नेता तो बुला रहे हैं, आपकी सरकार तो बुला रही है वार्तालाप के लिए, तो ये नहीं मिल रही क्या उनसे? तो ये इन पे आरोप नहीं उठता और बात कर रहे हैं 2 साल अप्लाई कर लीजिए। यार हद हो गई। तभी तो मैं कह रहा हूं बार बार जो हिंदूवादी के नाम पर ये धर्म का चोला ओढ़कर जो धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ना, उनकी बता रहा हूं मैं, जो 2 साल इस कानून को अपना लीजिए। यही लोग हैं वो जिन्होंने लिव इन को क्या कहते हैं परमिशन दे दी। यही लोग हैं वो जिनने समलैंगिक विवाह को परमिशन दे दी। ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी हिंदूवादिता है। ये हमारे धर्म को बदनाम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? इन पाखंडियों का क्या करें? मैं वो पंडित हूं जो शहीद चंद्रशेखर आजाद से निकला है, जो कल भी आजाद था, आज भी आजाद है। मैं वो पंडित नहीं हूं जो मोदी की गुलामी करे, वो ब्राह्मण नहीं हूं। होंगे उनके महापुरुष मोदी, पर मेरे महापुरुष तो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे। सर ऐसे मौसम हैं, ऐसे हालात हैं, ठंड का समय है, ऐसी स्थिति में जो है किसान भाइयों के आंसू पोंछने के बजाय जो है उन पर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू कैसे गोले छोड़े जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। जैसा कि अभी सरदार जी ने बताया था कि इन लोगों के पास, केंद्र सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है ऐसा कानून बनाने की। राज्य सरकारों के पास अधिकार है। राज्य सरकारों के अधिकारों के ऊपर हमला है ये। 29 राज्य, उन सरकारों के ऊपर हमला है ये कि उनके अधिकार अब ये केंद्र वाले अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, यानी कि राज्य की मान्यताएं खत्म होती चली जा रही हैं। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है, समझना चाहिए। किसानों पर आंसू
गैस के गोले और ये किस प्रकार से सड़क तोड़ दी गई। राजनाथ सिंह कहते हैं मैं किसानों का नेता हूँ। अब चरित्र को समझने की ज़रूरत है। इन्हीं के फॉलोअर, साध्वी के फॉलोअर जय श्री राम करते हैं और हिंदुओं को बदनाम करते हैं, क्षत्रियों को बदनाम करते हैं। क्षत्रिय तो हमेशा अपने देश के लिए और धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाला रहा है और आज वो क्षत्रिय इस बॉर्डर पर है। तमाम बॉर्डरों को क्षत्रियों ने भी घेर रखा है जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, जैसे महाराणा लड़ा करते थे। आज वो गद्दार जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ मिलकर जय श्री राम, जय हिंदुत्व की बात करते हैं। मालेगांव में नहीं भोला था इन्होंने। बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है, ये हिंदुस्तानी है और आज हिंदुस्तान की जनता को, समस्त देशवासियों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके किसान, आपके अन्नदाता जो ईश्वर के सहभागी हैं, हमारे और आपके ईश्वर तो किसान हैं, इनका दिया हुआ खा रहे हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अंबानी हो, कितना भी बड़ा अडानी हो। अंबानी अडानी का अब बीच में कूदना इस बात का पूरे देशवासियों के लिए प्रमाण है कि इन्हीं को लाभ दिया जा रहा था। आपको किसानों की दोगुना आय करनी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप लागू कर देते, हर हर महादेव हो जाती। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने में हमारे 3100 रुपये कुंटल गेहूँ बिकेगा। सरकार चाहे तो 200 रुपये उसमें से हम देते रहेंगे, हमारा 2900 रुपये लेता रहे। मोदी अपना घोटाला करता रहे, 200 रुपये उसके लिए फ्री है। सर कह रहे हैं किसी पक्ष को जो नरम होना पड़ेगा तभी इस बात का हल निकलेगा। कौन पक्ष है जो नरम होना चाहता है? भाई पहली बात, नरम गरम की बात ही खत्म हो जाती है। नरम तो नरम वरम क्या होता है? इस कानून को थोपा जा रहा है हमारे ऊपर और बार बार डाला जा रहा है। ये कानून हमने मांगा कब? किसानों ने मांगा कब ऐसा कानून आप बनाइए? पहले नोटबंदी आपने डाल दी, फिर जीएसटी डाल दिया, अब ये डाल दिया आपने। युवाओं को लगा दिया काम से, कह दिया युवा पकोड़े तले। तो भाई तुम चाय बेचो, तुम क्या करोगे संसद में बैठ के? योगी वहां पे बैठ के क्या कहते हैं, सत्ता चला रहा है। योगी का काम सत्ता में बैठना है या पहाड़ियों पे बैठना? देखो ऐसा है, ये फिजूल की बातें कर रहे हैं। नरम गरम ये इनको झुकना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती बिल नहीं दिया जा सकता। अगर ठंडी पड़ रही हो, हम नहीं मांग रहे हमें कूलर चाहिए, तो हमें जबरदस्ती कूलर लगा के मारना क्यों चाह रहे हो भाई? क्यों हमारे गले में फांसी का फंदा डाल रहे हो? अरे किसान की परिभाषाएं क्यों तय कर रहे हो? आप तय नहीं कर सकते कुछ भी, ये तय खुद किसान करेगा कि उसको क्या करना है। ये देश देखिए, ये वहीं जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी 1600 ईसा में, इनने भी क्या कहते हैं 1907 में यही कानून लेके आए थे। तब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह इसी कानून के विरोध में जेल गए थे। भगत सिंह ने भी किसान विरोधी, किसानों के जो समर्थन में आंदोलन चलाया था। इस किसान आंदोलन को मूव किया था, जहां पर आपको बता दूं मैं, उस समय बिल था, एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल करके आया था, जिसका विरोध हुआ था और संसद में बम फेंका गया था। इसमें ही किसानों की जमीन हड़पी जा रही थी और जो काम अंग्रेजों का बकाया था, तभी तो मैंने कहा आरएसएस अंग्रेजों का चाटुकार संगठन है। आज जो काम अंग्रेज छोड़ गए थे, ये उनको पूरा कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में हुआ क्या है हमारे देश में? सिवाय जुमलेबाजियों के आप देखिए विकास कहाँ हुआ है? महंगाई में विकास हो गया, बेरोजगारी में विकास हो गया, आपके क्या कहते हैं आर्थिक मंदी में विकास हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको यहाँ नहीं दिख रहा कुछ? इन मेन मुद्दों से भटका रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जबकि इनका काम यहाँ पर नहीं है। राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति करना बंद कर दीजिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है। शंकराचार्य बैठे हुए, महामंडलेश्वर बैठे हुए, उन्हें धर्म के विषय में बोलने दीजिए। आपका कोई अधिकार नहीं है। और जो राम के नाम पे डराता है वो मां बेकार आदमी है, क्योंकि राम का चरित्र जो था उसको वर्णन कीजिए। राम चाहते थे असहायों के सहायक बने, डर को निकालें, अहंकारियों का अहम तोड़ें। ये कैसे राम के सेवक हो सकते हैं जो श्री राम का नारा इतनी जोर से लगाते हैं कि इनके मुंह से अहंकार झलकता है और राम के नाम पे लोगों को मार रहोगे, काटोगे? ये राम का चरित्र बताओगे? मेरे राम का चरित्र तो वो था जो सुग्रीव का हाथ पकड़ के बाली से बदला ले लिया और कमजोर का सहायता बनी। आज 2% सिखों को डरा रहे हो, कभी 12% मुसलमानों को डरा रहे हो। क्या चाह रहे हो इस देश में? क्या चाह रहे हो? क्या चाहते हैं ये लोग हमारे देश के अंदर? अब ये नहीं होने देंगे। क्रांतिकारी जाग चुके हैं। हम धर्म और जात से ऊपर उठकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है हमारे लिए। ये देखिए, अगर सुंदर भारत का नजारा देखना है, ये आंदोलन एक सुंदर भारत का नजारा है, जहां पर जात धर्म सब हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चल रहा है, एक दूसरे की सेवा, सहयोग और मदद। यही अमन चैन तो भारत चाहता था यार, यही तो चाहता था। मेरे सिख भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस भारत के मुझे दर्शन करा दिए, जो मैं कब से देखना चाहता था। सो निहाल शास्त्रीय काल।